हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे उग्रवादी चरण यानी कि एक्सट्रीमिस्ट फेस क्या है। इससे पहले मैंने लिबरल फेस के ऊपर वीडियो बना रखी है, उदारवादी चरण के ऊपर, जो 1885 से लेकर 1905 तक था। तो अगर आपको गाइस उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, और उसमें जैसे हमने बात करी थी कि बहुत सारे राजनेता थे जिन्होंने मिलकर कांग्रेस की स्थापना करी थी। और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना करी उन सब ने मिलकर। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से हमारी स्वतंत्रता के लिए जो एक लिबरल फेस मीन्स कि वो एक शांति प्रिय वातावरण के अकॉर्डिंगली अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के पास रखते थे और ब्रिटिश सरकार उनको देखती थी। ओके गाइस, तो वो सब हमने उसमें डिस्कस किया है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखिए मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम करेंगे उग्रवादी चरण। ओके गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ओके गाइस, तो देखिए उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 19 तक माना जाता है। ओके, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उग्रवादी चरण कब से कब तक माना जाता है। तो कब से कब तक माना जाता है? 1905 से लेकर 19 तक माना जाता है उग्रवादी चरण। ओके गाइस, और लिबरल फेस माना जाता है 1885 से लेकर 1905 तक। ओके गाइस, तो अब आज हम इसके बारे में देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है। जो उग्र राष्ट्रवाद था, उदय कैसे हुआ था। पहले ये थे उदारवादी थे, उसके बाद इनसे ही इनके बीच से कुछ राजनेता आए जो कि उनकी सहमति नहीं थी उनसे, बिकॉज ऑफ वो उदारवादी लोग अपनी बातों को धरने के तरह से या फिर कोई पत्र लिख के अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते थे, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो कभी किसी की बात मानते ही नहीं थे। ओके गाइस, तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। अब उन्होंने देखा कि उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि कुछ इस तरीके से करो कि वो हमारी बातें माने। ओके, सिर्फ खाली खत लिख के इस तरीके से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती, उनका ये मानना था। तो उन्होंने उनके देखिए उदय के कारण क्या थे, हम वो देखेंगे अभी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही भारतीय जनता में राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। उदारवादियों के प्रयास का कोई अधिक सफल निष्कर्ष नहीं निकला। उधर औपनिवेशिक शोषण भी जारी रहा। अत्यंत नरमपंथी धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता खोने लगे। ऐसी स्थिति में एक नया नेतृत्व उभरा जिसका रुख अधिकांश संघर्षशील और अधिक उग्रवादी भावना में विश्वास रखना था। इसे इनकी मांगें आमूल परिवर्तनवादी थी। उदारवादी कांग्रेस की आलोचना काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। देखिए 1905 से तो ये शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले भी उदारवादी कांग्रेस जो व्यक्ति थे उनके प्रति लोगों की आलोचना शुरू हो गई थी। ओके गाइस, क्योंकि वो सिर्फ एक शांति तरीके से सफलता नहीं मिल सकती थी। अगर ऐसा ही होता तो अंग्रेज 1875 में ही जा चुके होते। अगर फिर उन्होंने इतना बड़ा युद्ध लड़ा था, उसके बाद शांति से मानना तो बहुत ही मुश्किल बात थी। तो इसके चक्कर में जो बाकी सारे राजनेता थे उनको ऐसा लगता था कि ये अब बहुत हो गया है, हम इनसे इस तरीके से नहीं मनवा सकते हैं, हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये जो आंदोलन हम यहाँ बैठ के चला रहे हैं उनको पूरे भारत में चलाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब देखिए उदय के कारण क्या थे। इनके उदय के कारण थे कि उदय के कारण देखिए अंग्रेजी राज की प्रकृति को ठीक ठाक समझना। जो ये उग्रवादी लोग थे ना, ये अंग्रेजों की जो भी प्रकृति थी वो किस तरह से शासन करते हैं उनको अच्छी तरह से समझ चुके थे। ओके गाइस, इसमें इनको लगता था कि अंग्रेज हैं वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। उन्होंने कई सारे देखिए वो कितने अत्याचार करते थे लोगों पे, ये सब बातें। तो उन्हें लगता था कि वो इतनी आसानी से मानेंगे ही नहीं। जो 1875 में नहीं गए, इतना बड़ा युद्ध हुआ, उस टाइम वो हार मान के नहीं गए, तो एक आंदोलनों से क्या हार मानेंगे, उनका ये मानना था। वो कुछ अलग करना चाहते थे ताकि अंग्रेजी साम्राज्य की नीतियों से भारत में जो दरिद्रता फैल रही है उनसे बचा जा सके। वो उन नीतियों को खंडन करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो भी अंग्रेज़ नीतियाँ बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो उनको किसी और तरीके से करना चाहते थे। ओके गाइस, वो चाहते थे कि अब बहुत हो गया है। वो उनकी नीतियों को अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि वो सिर्फ अपने कार्य करना चाहते हैं, वो किसी से
कुछ उन्हें किसी हिंदुस्तान वाले लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने कार्य से मतलब है, अपने पैसे कमाने से मतलब है। ओके गाइस, तो ये देखिए उनकी प्रकृति को जो उग्रवादी लोग थे ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझने लगे थे। ओके गाइस, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ। अब देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसी कौन सी दमनकारी नीतियाँ चलाई जिसके अंदर कि उग्रवादी लोगों को लगने लगा कि ये बहुत ही दमनकारी नीतियाँ हैं, इनसे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, हिंदुस्तान को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। गाइस तो देखिए, ये देखिए 1857 ईस्वी में पूना में नाट्टू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया। जो नाट्टू बंधु थे ना 1897 में, उन्हें बिना किसी मुकदमे के देश से बाहर कर दिया गया। ओके गाइस, तिलक एवं अन्य राजनेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया। बल्कि ये तो अभी उदारवादी चरण में चल रहे थे कि बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखते रहे थे, लेकिन फिर भी उनको अंग्रेज़ों ने उनको अहमियत नहीं दी और उनको गिरफ्तार करने के आदेश भी देते थे वो अंग्रेज़ों के। देखिए 1904 ईस्वी में कार्यालय गोपनीयता कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया। अब देखिए कि 1905 में उन्होंने क्या किया कि प्रेस की स्वतंत्रता को अब नहीं रखा जाएगा। उन्होंने अपने अंडर ले ली प्रेस ब्रिटिश सरकार ने और कहा कि अब हमसे पूछ के ही आप सारे कार्य करोगे, प्रेस वालों को भी कुछ भी अलग नहीं छाप सकते हो। अब पहले तो वो ये लोग प्रेस में जाते थे, वहाँ पे अपने आर्टिकल्स छिपा देते थे जो लोगों तक पहुंच जाते थे कि उदारवादी लोगों ने कुछ किया है या फिर कोई भी हमें ये आज़ादी चाहिए, हमें ये सामान चाहिए, हमें भारतीय लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए या फिर उनको सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। ये सब बातें प्रेस के ज़रिया या फिर एक खत लिखकर इन सब बातों से वो जाहिर करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता ही ख़त्म कर दी उन्होंने। देखिए इस समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। अब जो विश्वविद्यालय थे उनके ऊपर भी ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण अच्छी तरह से पकड़ मजबूत कर ली ताकि कोई ने हिला ना सके। ओके गाइस, तो देखिए अब देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। अब देखिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किस तरीके से किया है। ओके गाइस, एक सेकेंड, अभी देखिए एक सेकेंड रुकिए। इसमें देखिए उन्होंने ये सब किया, उसके बाद देखिए हमारे जो भारतीय विचारक थे ना उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है इसके प्रति। ओके गाइस, अब देखिए गाइस हमारे भारतीय विचारक आए हैं जिन्होंने अपना योगदान इसमें देना शुरू किया है। जैसे ये महान विचारक थे, देखिए एक सेकंड रुकिए मैं राइट करती हूँ। ये कौन थे, जैसे कि विवेकानंद जी थे और तिलक जी थे और अरविंद घोष जी थे। ओके गाइस, इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उग्रवादियों के मार्ग पर जो चल सकें, उग्रवादियों के मार्ग पर लोग चल सकें, उसके लिए कई सारी कविताएं लिखी इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने विवेकानंद जी ने तो ये कहा था, कमज़ोरी पाप है, कमज़ोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। देखिए विवेकानंद जी ने एक लाइन कही है, एक सेकंड रुकिए मैं यहाँ राइट कर देती हूँ क्या कहा है। कमज़ोरी पाप है, विवेकानंद जी कहते हैं कि कमज़ोरी पाप है। ओके गाइस, देखिए कमज़ोरी मृत्यु है। मृत्यु है, ओके है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। देखिए यानी कि इस लाइन में विवेकानंद जी की कितना वो है कि हम दुखी हो चुके हैं हम इनसे, अब ये लोग कब जाएंगे हमारे देश से, वो इसके लिए बहुत ही
परेशान थे। क्या कहा था विवेकानंद जी ने? कमज़ोरी पाप है, कमज़ोरी मृत्यु है, हे भगवान हमारा राष्ट्र कब स्वतंत्र होगा। विवेकानंद जी ने आगे भी एक लाइन लिखी है, भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता है, ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मात्र प्राय हैं। ओके, ये देखिए, अब विवेकानंद जी की ऐसी इस प्रकार की, जो ये विवेकानंद जी थे, तिलक जी थे, अरविंद घोष जी थे, इनकी इस प्रकार की जो भी कह सकते हैं पंक्तियाँ या फिर कोई भी श्लोक या फिर कोई भी पत्र, तो उनसे भी लोग अब कुछ सीखने लगे थे कि हाँ, कि हमें आज़ादी चाहिए, अब हम और अंग्रेज़ों के अधीन नहीं रह सकते। ओके गाइज, इन जो उग्रवादी लोग थे इनका भी बहुत महत्व है हमारे, इनको भी समान अधिकार और समान महत्व है इनका, जो लिबरलिज्म वालों का है। बेशक उनके विचार अलग अलग थे, लेकिन सबका लक्ष्य एक था, आज़ादी पाना। ओके, तो ये देखिए अस्तित्व में कब आए हैं उग्रवादी के राष्ट्र जो भी थे ना, ये अस्तित्व में कब आए थे? कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे जिनकी विचारधारा जो नरम दल वालों से अलग थी। ओके गाइस, नरम दल वालों से थोड़ी उनकी विचारधारा अलग थी। ओके, तो 19वीं सदी के जब अंत आने लगा, 19वीं सदी का, जिसे ये दल गरम दल कहा जाता है, बड़ी तेज़ी से बढ़ा। 19वीं शताब्दी के अंत में गरम दल बहुत तेज़ी से बढ़ा है गाइस। कौन सी शताब्दी के अंत में? 19वीं शताब्दी के अंत में। ओके, 19वीं शताब्दी के अंत में ये बहुत ही बड़ा है। ओके गाइस, उसके बाद इसमें देखिए कौन कौन नेता थे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं नेता लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक जी। ओके, लोकमान्य तिलक जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके अलावा थे राजनारायण बोस, राजनारायण बोस जी थे। और देखिए आप अश्विनी कुमार दत्त जी हैं। ओके, अश्विनी कुमार दत्त जी, विष्णु गुप्त जी थे। एक सेकेंड, अश्विनी कुमार दत्त जी थे। ओके, विष्णु शास्त्री जी थे। सॉरी, पहले मैंने गुप्त बोल दिया था, शास्त्री जी, विष्णु शास्त्री जी। इन सब ने बहुत ही अहमियत निभाई है। ओके गाइस, और इनके अलावा थे चिपलूणकर। ओके, और थे बिपिन चंद्रपाल जी थे। ओके गाइस, कौन थे? बिपिन चंद्रपाल जी थे। ओके गाइस, और उसके बाद कौन थे? अरविंद घोष जी हो गए। इन सब ने बहुत ही, राजनारायण बोस जी हो गए, ये सब, इन सब की मतलब कि इनका विचार था कि हमें बस इससे आज़ादी नहीं मिलेगी, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा जिससे हमें आज़ादी मिल सके। ओके गाइस, तो अब देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता में ही कुछ विभिन्न राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक कार्य राष्ट्रवादियों के नए दल कांग्रेस के अंदर ही उदय और विकास हुआ था। ये मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, तो ये वही राइट किया गया है। आप इसको क्लिक करके स्क्रीनशॉट खींच के इसका आप बाद में आराम से पढ़िएगा। ओके गाइस, इसमें सबके नाम लिखे हैं, कौन कौन थे वो जो इस विचारधारा से सहमति रखते थे। ओके गाइस, अब देखेंगे हम बंगाल विभाजन। जो ये बंगाल विभाजन हुआ ना, इसके बाद जो गरम दल आया ना, वो फिर पहले तो सिर्फ बातों में थे गरम दल, इसके बाद ढंग से आए हैं गरम दल फिर। ओके गाइस, तो ये देखिए लॉर्ड कर्जन ने विभिन्न प्रशासकीय कार्यों में सबसे अधिक विवादास्पद कार्य 1905 ईस्वी में किया। बंगाल का विभाजन पहले ही बहुत कार्य किए इन्होंने, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म करना, लोगों को मारना पीटना, और पता नहीं क्या क्या। ब्रिटिश ने जो हम इंडियंस पे जो अत्याचार किए थे वो बहुत ही दुखदायी थे। ओके गाइस, जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम लोग किस तरह से रहते होंगे।
या उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब होता होगा या नहीं, पता नहीं गाइस। ओके, तो ये देखिए, और इस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। जो इस समय बंगाल का विभाजन उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी जनसंख्या थी। अगर अगर इंडिया वाले खड़े होते तो बंगाल वाले साथ में खड़े होते तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, इसलिए उन्होंने इसका विभाजन कर दिया। ओके गाइस, इसमें पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, एक पश्चिमी बंगाल था, एक पूर्वी बंगाल था, बिहार उड़ीसा शामिल थे। ओके गाइस, बंगाल के विभाजन के लिए ये तर्क दिया गया कि इस बड़े क्षेत्र को सुव्यवस्थित ढंग से शासन नहीं करा जा सकता, बल्कि उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि हाँ, अगर ये भी आंदोलनों पे उतर आए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अलग अलग कर दिए ताकि उनको अलग अलग ढंग से देख सके वो लोग। ओके, इस योजना के अनुसार अविभाजित बंगाल को बंगाल पूर्वी बंगाल में विभाजित करना था। बंगाल प्रांत में आधुनिक पश्चिम बंगाल के 11 जिले, दार्जिलिंग जिला, बिहार तथा उड़ीसा शामिल थे। अब देखिए, जो आधुनिक पश्चिम बंगाल में भी कितने जिले शामिल थे। ओके, तो यानी कि अब से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल प्रांत में आधुनिक पश्चिम बंगाल में कितने जिले शामिल थे, 11 जिले शामिल थे, जिसमें से दार्जिलिंग जिला, बिहार तथा उड़ीसा ये सब भी शामिल थे बंगाल में। ओके, बंगाल विभाजन के उद्देश्य क्या थे, अब हम देखेंगे कि क्या उद्देश्य थे कि उन्होंने इस तरह बंगाल का विभाजन कर दिया। ओके गाइस, इनमें हिंदू बहुसंख्यक थे, इसमें हिंदू ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने विभाजन कर दिया इसका। बंगाल से पृथक किए गए प्रांत को पूर्वी बंगाल का नाम असम दिया गया। अब जो बंगाल से पृथक कर उन्होंने पूर्वी बंगाल बनाया, उसको उन्होंने असम बोल दिया। ओके, इसमें राजशाही, ढाका, चटगाम सम्मिलित थे। इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। जो उन्होंने पूर्वी बंगाल बनाया उसकी राजधानी किसको बना दिया, ढाका को बना दिया। पूर्वी बंगाल और असम नाम दिया गया उसे गाइस। चटगाम को भी एक केंद्र बनाया गया, यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक जिले थे। अब जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे वहाँ पे उन्होंने एक अलग केंद्र बना दिया। चटगाम में मुसलमान ज़्यादा थे तो वहाँ पे उन्होंने अलग केंद्र बना दिया। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। यानी वो मूल जो बंगाल में बंगाली रहते थे उनकी आबादी को तो कम करना चाहते थे और उन्हें अल्पसंख्यक बनाने के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। उल्लेखनीय है कि मूल बंगाल में 1,70,00,000 बंगाली थे, देखिए, और तथा 3,70,00,000 उड़िया वाले थे। ओके, और हिंदी भाषी लोगों को रखने की योजना थी। यहाँ पे वो हिंदी भाषी लोगों को रखना चाहते थे ताकि जहाँ पे एक समुदाय के लोग ज़्यादा होते थे तो उन्हें डर भी लगता था कि हाँ कहीं ये हमें भगाना दे, जैसे उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं के साथ किया, फूट डालो शासन करो नीति अपनाई उन्होंने, उस तरीके से वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते थे। ओके, बंगाल इस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था, मतलब कि बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय चेतना लोगों में उभर के आई थी और उन्हें इसको भी बांटना था ताकि लोग हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाएं ब्रिटिश के। ओके, और इस जुझारू चेतना पर आघात करने के उद्देश्य से ही बंगाल के बंटवारे का निर्णय लिया गया। इस विभाजन का एक और पक्ष था जिसमें बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन किया। अब एक इसमें एक और ऐड होता है कि धार्मिक आधार पे कर दिया उन्होंने। एक तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक थे और वो वहाँ पे उनको बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाना चाहते थे। ओके गाइस, उसके बाद देखा उन्होंने कि यहाँ पे इस विभाजन का एक और पक्ष जिसमें बंगाल धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया गया कि धर्म के आधार पर विभाजन भी था, उनका पक्ष था ये एक, यानी उन्होंने बोला नहीं लेकिन थी तो बात यही। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काना शुरू कर दिया। बंगाल विभाजन में उन्होंने इसी प्रवृत्ति को दोहराया। बंगाल विभाजन की इस समस्या के विरुद्ध व्यापक विरोध के स्वर उठे। विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका दायरा महज राजनीति तक सीमित ना होकर के कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच गया। जो ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य किया ना, ये हर क्षेत्र में पहुंच गई ये सांप्रदायिकता इस टाइम। ओके, 19वीं शताब्दी। ओके, 19वीं शताब्दी के अंत में। ओके, अब देखिए बंगाल विभाजन का विरोध। अब इंडियंस ने क्या किया है कि स्वदेशी बहिष्कार उन्होंने आंदोलन चलाया है। ओके,
अब देखेंगे हम क्या आंदोलन चला। उल्लेखनीय है कि बंगाल विभाजन की जानकारी 1903 ईस्वी में प्राप्त हो गई थी। उदारवादियों ने इसका विरोध किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्र तथा पृथ्वीश चंद्र राय आदि ने सरकार को इसके विरोध में प्रार्थना पत्र सौंपे, सभाएं आयोजित की, निंदा प्रस्ताव पारित किए। इन्होंने हितवादी संजीवनी तथा बंगाल पत्रिका माध्यम से इसका बहुत विरोध किया। देखिए, ये सिर्फ जो उदारवादी लोग थे, ये सिर्फ एक प्यार से चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि 1857 का जो विद्रोह था उसे हम क्यों नहीं जीत पाए, क्योंकि हमारे पास इतने हथियार नहीं हैं कि हम अंग्रेज़ों से लड़ सकें। इसलिए वो उदारवादी नीति को अपनाया उन्होंने। ओके गाइस, तो उन्होंने क्या किया कि कई सारी पत्रिकाओं के माध्यम से अपना विरोध प्रकट किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बंगाल का विभाजन नहीं कर सकते, वो एक हमारे देश का हिस्सा है। इसमें कई लोग शामिल थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्र तथा पृथ्वीश चंद्र राय। ओके, इसमें कई सारे लोग शामिल थे। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं। बंगाल विभाजन पर उदारवादियों के इन प्रयासों का कोई प्रतिफल नहीं हुआ। सरकार ने जुलाई 1905 में विभाजन की घोषणा कर दी। टाउन हॉल में इसके विरुद्ध, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? जुलाई 1905 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके विरुद्ध कहाँ पे उदारवादियों ने सभा आयोजित की थी? कहाँ की थी? टाउन हॉल में। स्वदेशी बहिष्कार का निर्णय लिया गया। स्वदेशी और बहिष्कार का निर्णय किया गया। ओके, जो बाहर से माल हमें मिलता है उसको हम नहीं अपनाएंगे, अब हम अपना माल अपनाएंगे, हम खुद बनाएंगे और खुद उसे यूज़ करेंगे। ओके गाइस, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में दिया गया था। ओके गाइस, तो ये थे हमारे ये सभी। मैनचेस्टर के कपड़ों तथा लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार किया गया। मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार किया। शीघ्र ही ये विरोध देश प्रदर्शन बंगाल से निकलकर भारत के अन्य राज्यों में भी फैल गया। इसका विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नेताओं ने किस प्रकार नेतृत्व किया है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कौन से नेता किस में थे। जीवी तिलक थे बम्बई पूना में, जीवी तिलक जी थे। लाला लाजपत राय अजीत सिंह पंजाब उत्तर प्रदेश में थे। सैयद हैदर रज़ा दिल्ली में थे। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो बम्बई और पूना में किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? वीजी तिलक। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लाला लाजपत और अजीत सिंह जी कहाँ थे? पंजाब और उत्तर प्रदेश में थे। सैयद हैदर रज़ा दिल्ली में थे। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में थे। ओके गाइस, तो आज हम यहीं तक लर्न करेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि स्वदेशी बहिष्कार क्या था, ये सब इस सब के बारे में बताऊंगी। और कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ जो 905 में और 1907 में जो अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में जो विभाजन हो गया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मुस्लिम लीग जो बनी थी 906 में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम गाइस। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। दिल्ली दरबार लगा 1911 में, वो देखेंगे। और हार्डिंग बम कांड हुआ 1912 में, वो देखेंगे। लखनऊ समझौता 1916 में, वो देखेंगे। तो यानी कि खिलाफत आंदोलन 1919 तक रहे हैं जो हमारे उग्रवादी वाले लोग रहे हैं। ओके गाइस, तो हम इन सबको धीरे धीरे देखेंगे। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी पॉलिटी और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके गाइस, तो कल हम इसके बारे में दोबारा पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, प्लीज़ गाइस, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस।